अगर आप पैराबोला मतलब परबोला के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पैराबोला मतलब परबोला के न केवल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा, बल्कि आपके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक और जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट आए हुए हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि पैराबोला आपके न केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि आपके टीचिंग एग्जाम जैसे कि एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमएनएस, डी ट्रिपल एस, एनबीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी जगह इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और न केवल आपके टीचिंग एग्जाम्स में बल्कि आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 11-12 में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखना इस वीडियो में हम इसमें न केवल कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे, बल्कि हम इसमें कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पैराबोलाज और उनके रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं उनको पढ़ेंगे। और हम साथ साथ पढ़ेंगे इसमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक कि जिससे आप उसकी नाभि मतलब फोकस निकाल सको, आप उसके शीर्ष मतलब वर्टेक्स निकाल सको, आप उसका लेटस रेक्टम मतलब नाभि लंब निकाल सको, और आप उसकी नेता डायरेक्ट्रिक्स निकाल सको। सारी चीजें हम पढ़ेंगे बिल्कुल शॉर्टकट से। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो याद रखना मेरा स्टार्ट थोड़ा सा स्लो जरूर होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर जाना चाहता हूं। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन नहीं बताते हैं और डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया और बात खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है एक परबोला पैराबोला की डेफिनेशन को। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं तो हम पाएंगे क्या। ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल और ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो जो मेरा डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से होगा। डेफिनेशन को समझने से पहले जो इसकी मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसको समझ लीजिए। मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर एक एस फिक्स पॉइंट ले लिया। याद रखना ये कैसा है, मेरा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और क्या किया, मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन भी ले ली। याद रखना ये भी कैसी है, ये भी मेरी एक फिक्स्ड लाइन है, ये आप याद रखेंगे। तो मेरा जो परबोला है, पैराबोला है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं क्या, ये मेरा P है, एक्स कॉमा वाई, जो कि मेरा एक मूविंग पॉइंट है, घूम सकता है। ठीक है, इसकी स्थिति फिक्स नहीं है, ये एक मेरा मूविंग पॉइंट है। तो मेरा परबोला जो है एक मूविंग पॉइंट का लोकस है, या फिर मैं कहूं एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी, ठीक है, जिसकी, ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा साइड से लिख लेता हूं जिससे थोड़ा और बेटर समझ में आए। मैंने ये पी एक्स कॉमा वाई ले लिया। तो कहते हैं क्या कि भाई मेरा जो परवलय है एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी में, मतलब क्या हो गया, मतलब पी एस। ठीक है, उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से दूरी मतलब पी एस। और बात अभी खत्म नहीं हुई, और ठीक है ना, और उस स्ट्रेट लाइन जो आपकी दी हुई थी उससे उसकी लंबवत दूरी का अनुपात हमेशा ही फिक्स रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। मैं आपको वापस रिपीट करता हूं मेरी डेफिनेशन। तो मेरी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि मेरा परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी मतलब पी एस, ठीक है, इसको एम कह देता हूं मैं, उस बिंदु की एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से लंबवत दूरी का अनुपात, मतलब ये आपका 90 है, मतलब मैं बात कर रहा हूं पी एम की, जो अनुपात है वो सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब किसके इक्वल रहता है, ई के इक्वल रहता है। ठीक है, ई क्या है मैं आपको बताऊंगा। ई मेरा एक रेशियो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ई को कहते हैं हम इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, उत्केंद्रता परवलय की, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अंग्रेजी में बोलता हूं, कह रहे हैं द पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट so that the ratio of its distance from a fixed point to the perpendicular distance from the straight line always remains
कांस्टेंट, तो क्या हो गया आपका, ये आपका एक परवलय हो गया। तो पीएस अपॉन पीएम की जो वैल्यू है हमेशा एक नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है और किसके इक्वल रहती है, ए के इक्वल रहती है। और आप याद एक बात मेरी रखेंगे कि फॉर पैराबोला, ठीक है, फॉर पैराबोला जो इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता है, उसका मान, उसकी वैल्यू एक के बराबर होती है, इज इक्वल टू 1 होती है। और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है, इसको आप याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पी एस में, ठीक, अपॉन पी एम में ई की वैल्यू 1 रख दूं तो मुझे मिलेगा क्या कि पी एस इज इक्वल टू पी एम इन द केस ऑफ पैराबोला। यही ई जो है मेरा इलिप्स में अलग होता है, हाइपरबोला में अलग होता है, तभी आपकी डेफिनेशन भी बदलती हुई चली जाती है। आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाया और डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे, जैसे कि क्या है, ये मेरा फिक्स पॉइंट था, याद रखना। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन थी उसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और इसके हिंदी मतलब मैंने आपके सामने लिख सके हैं। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए जो टर्म्स मैं यूज करूंगा उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने आपको लिख रखा है। फोकस का मतलब नाभि होता है, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष होता है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब नेता होता है, लेटस स्पेक्ट्रम का मतलब नाभि लंब होता है, और इसेंट्रिसिटी का मतलब उत्केंद्रता होता है। तो आप एक चीज याद रखेंगे, ये तो मेरा है ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने कहा कि पी मेरा एक मूविंग पॉइंट था, तो कैसे मूव कर रहा होगा, कुछ इस टाइप से ये मूव कर रहा होगा। और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आपकी हमेशा ये होगी कि भाई पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू ई के बराबर होगी, मतलब पी एस और पी एम इक्वल होगा, मतलब उस मूविंग पॉइंट की, ठीक है, उस मूविंग पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से दूरी और आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन बराबर बराबर होगी। तो अगर मैं कह दूं कि भैया यहाँ पर मेरा ये पॉइंट पी आ गया, ठीक है, पी एक्स वाई यहाँ पर आ गया, तो मैंने बोला ये डिस्टेंस मेरी ए है। ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट में अगर ए कॉमा 0 लिख दूं तो भाई अगर मेरा पी एस ए है तो कहने का मतलब पी एम भी मेरा ए हो जाएगा, तो मेरी ए डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ए भी हो जाएगी ए। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का ए कॉमा 0। और अगर मैं इस डायरेक्ट्रिक्स की अब इक्वेशन लिखूं, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, तो इस डायरेक्ट्रिक्स या फिर मैं कहूं इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या मिल जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस ए। मिला ना, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि मेरे पॉइंट क्या है, माइनस ए कॉमा 0 है। वो भी किससे आया कि मैंने माना कि भैया जो फिक्स पॉइंट था वो बिंदु P या मूविंग पॉइंट P से ए दूरी पर था, बस इतना था। उसके बाद सारी चीजें अपने आप निकलती हुई चली आई। और एक चीज आप और देखो, ये पॉइंट मेरा क्या है, ओरिजिन है, इसी को मैं बोलता हूं क्या, वर्टेक्स, जैसे शीर्ष। क्या हो गया, 0,0। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मैं खिचड़ी नहीं करूंगा, मैं आपको एक दूसरा फिगर बना के सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, समझा मैं आपको ऐसा दूंगा ना कि आप लाइफ में दोबारा भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे पास 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक होता है मेरा क्या कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और होता है क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। इन चारों के बारे में हम बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक डीपली एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, तो मैं बात करता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं आपके सामने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं ये आपका फिगर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं, किस चीज का, मैं लेके चला हूं यहाँ से आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। याद रखिएगा मेरे बात कुछ इस प्रकार से है कि भाई जिस भी कर्व में, कर्व की इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल x और y हैं, जो भी वेरिएबल आपका इवन पावर लिया हुआ है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, इवन, मैं ऑड और इवन की बात कर रहा हूं, 1 और 2 की बात नहीं कर रहा, कि जो भी वेरिएबल आपका इवन पावर लिया हुआ होगा,
कर्व उस वेरिएबल की जगह दूसरी एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्रिक होता है। पहली बात आप ये याद रखेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ, मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पहली बात आप ये भी याद रखेंगे कि जिस भी वेरिएबल में ऑड पावर होगी, ठीक है, उसी साइड में पैराबोला का मुंह ओपन रहेगा। अगर इसमें प्लस का एक्स है तो प्लस एक्स साइड में पैराबोला का मुंह ओपन रहेगा। ऐसी आप बात मेरी याद रखेंगे। अब मैं बात करता हूं सिमेट्री की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा किस चीज की, सिमेट्री की। वो क्या, आपके इक्वेशन में y की पावर इवन है 2 है, ठीक है। तो जो मेरा कर्व है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, विल बी सिमेट्रिक अबाउट, ठीक है। आपने बोला कि y में इवन पावर है, y में इवन पावर है, तो मैंने बोला था कि भाई जिस भी वेरिएबल की पावर इवन हो उसका अपोजिट आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये कर्व आपके एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब है कि भाई मिरर इमेज है। अगर मैं नीचे का आधा काट दूं और ऊपर वाला उठा के कॉपी कर दूं तो सेम डिट्टो पहले जैसा बन जाएगा, कोई फर्क आने वाला नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब ऐसा समझ लो कि मिरर इमेज है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, मिरर इमेज है। अगर मैं इसके नीचे का पोर्शन छुपा लूं और ऊपर वाले को कॉपी करके वापस इस प्रकार से नीचे लिख दूं तो मेरा पहले जैसा बन जाएगा, कोई भी इतना सा भी माइनर चेंज नहीं होगा। और अगर माइनर चेंज नहीं हो रहा तो मैं कहूंगा कि मेरा कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड, वो क्या है मेरा, मैं बात करता हूं फोकस, ठीक है। मैं बात करता हूं किस चीज की, फोकस की। फोकस मतलब आपका नाभि, ठीक है। नाभि क्या थी, जो मेरा फिक्स पॉइंट था, ठीक है, उस फिक्स पॉइंट को मैंने बोल दिया था नाभि। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एस से, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0 मैंने मान ली है क्योंकि मैंने यहां पर a लेकर चला हुआ हूं, ठीक है। तो मेरा जो फिक्स पॉइंट था उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए a, 0। तो आप याद रखेंगे इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0। लेकिन कब, जब मेरा इक्वेशन कौन सा होगा, जब मेरा इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। आपका जो फिगर है प्लस जो आपका इक्वेशन है यूनिक है, हर एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना एक अलग फिगर भी है। तो आप फिगर और जो कर्व का इक्वेशन है उन दोनों को सेपरेटली अच्छे से याद करके रखेंगे। तो आपका नाभि क्या हो गया, a, 0। और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि भाई इस पॉइंट से इसको ओरिजिन कहा था। तो अगर मैं इसको b से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं नाम दूंगा क्या, वर्टेक्स, ठीक है। इसको कहता हूं मैं क्या, वर्टेक्स। तो आप याद रखेंगे आपका जो वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स है जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट किया हूं। तो बी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपका 0, 0 होंगे, क्योंकि ये आपका ओरिजिन तो था, बस मैंने ओ की जगह अब उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। कहने का मतलब हो गया कि भाई ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, ये डिस्टेंस मेरी ए हो गई। तो मैं कहूं अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मूविंग पॉइंट पी बदल दूं तो पीएस और मेरा पीएम कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू आपकी हो जाती है 1, ठीक है। फॉर पैराबोला ई की वैल्यू 1 हो जाती है तो मेरा पी एस इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा। तो मतलब पी की जो डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस और पी की फोकस तक की डिस्टेंस इक्वल होती है। मतलब हुआ कहने का कि अगर वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस ए है तो भाई वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो इस प्रकार मेरे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे क्या, -a, 0। और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a, 0 है तो भाई जो परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि x इज इक्वल टू -a। तो यहां से मेरा चौथा पॉइंट निकल के आता है, वो क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स मतलब क्या होता है आपका, नियता, ठीक है। ये क्या था, ये था आपका शीर्ष। ये सारी चीजें मैं आपको आगे लिखाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बस एक फोन, बस एक इक्वेशन को मुझे डीपली एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है।
तो नियता क्या होती है इस केस में? नियता इक्वल हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का a। याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं फिगर के हिसाब से, वैसे वैसे आप याद करेंगे, रटने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आगे जाकर। ठीक है, ये क्या था? सिमेट्रिक था अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की एक्सिस बताइए, एक्सिस क्या होती है? तो याद रखना एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, एक्सिस क्या होती है? एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो मैं आपको फिफ्थ पॉइंट लिखा दूं, अगर आपसे एक्सिस पूछा जाएगा तो एक्सिस होती है मेरी क्या? एक्स एक्सिस। याद रखिएगा इस चीज को भी आप। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नाभि लंब। जैसे कि इसके नाम में छुपा है, तो भाई एक ऐसा परपेंडिकुलर है, एक लेटस रेक्टम की मैं बात कर रहा हूं, तो मतलब क्या हुआ? एक ऐसा परपेंडिकुलर जो आपके फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी में कहूंगा नाभि लंब, मतलब आपका एक ऐसा लंब जो कि नाभि से पास हो रहा है, तो उसको कह दूंगा क्या मैं? नाभि लंब। अंग्रेजी में इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं, मतलब अ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नाभि लंब। तो ये हो गया नाभि लंब। तो आपसे पूछा जाता है क्या? आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, नाभि लंब की लंबाई किसके इक्वल होगी? याद रखना, ये इक्वल होती है 4 टाइम्स ए के। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वही मेरा क्या हो जाता है भाई? वही मेरा लेंथ ऑफ नाभिलंब, या फिर मैं कहूं कि मेरा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई हो जाती है। इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही मेरा नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसी आप बात याद रखेंगे। और मेरा एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पॉइंट आपको कोई नहीं लिखाएगा, वो क्या है? कि सेंटर ऑफ द, ठीक है, सेंटर की किसी ने कोई बात नहीं की कि सेंटर ऑफ पैराबोला। ठीक है, याद रखना आप, एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द सेंटर ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन, ठीक है, तो याद रखना द सेंटर ऑफ पैराबोला लाइज ऑन इंफिनिटी। ठीक है, जो आपका परवलय है उसका केंद्र अनंत पर पाया जाता है, ऐसी आप बात याद रखेंगे। और अगर पैराबोला का केंद्र इन्फिनिटी पर है तो याद रखना कि आपका जो जो आपका असमटूट होता है, अनंत स्पर्शी होती है, वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मेरा 8वां पॉइंट आप याद रखेंगे पैराबोला के लिए, वो क्या है? कि असमटूट ऑफ, ठीक है, असमटूट ऑफ पैराबोला, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि आपके परवलय पे अनंत स्पर्शियां नहीं खींची जा सकती। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका जो केंद्र है वो आपके अनंत पे पाया जाता है। मतलब द asymptote ऑन द पैराबोला डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द सेंटर ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन इंफिनिटी। ठीक है, तो एक पैराबोला के बारे में जितनी चीजें आपसे अब तक पूछी गई थी वो सारी की सारी चीजें मैं आपको लिखा चुका हूं। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और एड ऑन करा देना चाहता हूं, वो ये है कि भाई आपने एक चीज देखा कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है। तो अगर मैं आपसे यहां से एक नेक्स्ट पॉइंट, अपना एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दूं, वो ये है, वर्ड इस्तेमाल करूंगा डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्टर क्या होगा? ठीक है, वो इक्वल होगी आपके 2a के। ठीक है, आप चाहो तो डिस्टेंस की जगह आप लिख सकते हो कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लंबवत जो आपका दूरी है किस किस के बीच की? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a होती है। वो क्यों भाई? यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a, तो एक बात देखो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो मैंने वही तो बोला है, कुछ अलग थोड़ी नहीं बोला। आई थिंक आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बारे में सारी चीजें
समझ में आई होंगी। ये मेरे 9 पॉइंट हैं और याद रखना हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे को 3 केसेस हैं उनको भी मैं आके अभी कराता हूं। चलिए चलते हैं अब इसकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पैराबोला पर। तो आपने अभी अभी एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को समझा, ठीक है। मैं आपको वापस से उसकी सारी चीजें लिखा देना चाहता हूं। ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हम चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए एक साथ लिखते हुए चलूंगा। यहाँ लिखूंगा क्या कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ लिखूंगा क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। यहाँ लिखूंगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ बात करूंगा किस चीज की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay की। सबसे पहले बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे उसके कि आपकी नाभि क्या होगी, ठीक है। नाभि मतलब फोकस, ठीक है, नाभि। उसके बाद बात करेंगे किस चीज की, उसके बाद बात करेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स की, मतलब नियता क्या होगी। उसके बाद बात करेंगे किस चीज की, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे किस चीज की, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब नाभि लंब की, ठीक है। तो सारे केसेस की हम बात करेंगे एक ही जगह पर जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। तो आप एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था ये मेरा वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मेरा क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के केस में मेरा वर्टेक्स कैसा हो जाएगा, 0,0, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स से नाभि तक की जो दूरी होती है उसको ए लिखते हैं, क्योंकि नाभि के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए a,0 होते हैं। मतलब ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी आपकी ए हो गई। तो आपकी नाभि हो जाएगी a,0, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो मेरे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो नाभि लंब की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, 4a। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और एक चीज देखो, अगर ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, ठीक है, अगर मेरी ये डिस्टेंस ए है तो भाई ये डिस्टेंस भी मेरी ए होगी। तो याद रखना एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है वो ये है कि भाई आपकी एक्सिस ऑफ द पैराबोला और जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कितना बकवास क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे को ऐसा लगता है कि कौन सी नई चीज आ गई। कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा शब्दों को समझो और माइंड में फिगर को लेके आओ। ये कह रहे हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओके, और डायरेक्ट्रिक्स ये रही, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा। अरे भाई ये दूरी ए है तो ये दूरी भी तो ए हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a,0। तभी तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया कि x इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये x की वैल्यू तो होती है। याद रखना ये चीज होती है x की वैल्यू। तो मैं कहूंगा क्या कि x इज इक्वल टू -a होता है मेरा डायरेक्ट्रिक्स, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो याद रखना x इज इक्वल टू -a ये होता है मेरा डायरेक्ट्रिक्स और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब बात करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax की चीजें क्या क्या रहेंगी, ठीक है। तो माइनस, अब देखो x की साइड में माइनस आ गया तो माइनस एक्स एक्सिस की साइड में इसका मुंह ओपन हो जाएगा। तो ये रहा मेरा फिगर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। और याद रखना जो ए दूरी होगी वो ए दूरी होगी बिटवीन फोकस एंड द वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स आपका फिर से क्या है, ओरिजिन है। इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, इसको भी मैं बी से रिप्रेजेंट कर दूं। तो वर्टेक्स मेरा इस केस में भी क्या हो गया, 0,0 हो गया, ठीक है। और ये मेरी फोकस तक की डिस्टेंस है। वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस कितना होता है, ए होता है। तभी इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए हैं, -a,0, क्योंकि भैया ये मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स नेगेटिव होता है। तो इस केस में मेरी जो नाभि होगी वो हो जाएगी -a,0। बात आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आपको उम्मीद कर सकता हूं। और एक चीज देखो कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम एक लेंथ होती है, एक डिस्टेंस होती है, और वो आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर से जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो होगा मेरा क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई। मतलब ये इस केस में भी क्या हो जाएगी, 4a। गलती से भी
माइनस का 4a मत लिखिएगा, माइनस बस इतनी सी चीज दर्शा रहा है कि भैया इस बार जो ओपन साइड है वो माइनस एक्स एक्सिस की साइड है बस। ठीक है, माइनस का रोल सिर्फ इतना सा है कि वो आपको बता देना चाहता है कि ये आपका ओपन माइनस एक्स एक्सिस की साइड में है, बस इतना सा इसका रोल है। 4a के साथ माइनस मत लगा दीजिएगा, 4a मेरी लेंथ है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसके केस में भी आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हो जाएगी। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। तो आप एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स से जितनी दूरी पर क्या होगा, फोकस, तो वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पे होगा मेरा डायरेक्ट्रिक्स। तो भाई वर्टेक्स से ए दूरी पे मेरा क्या था, फोकस, तो वर्टेक्स से ए दूरी पर क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्ट्रिक्स। तो इस बार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, दैट इज ए कॉमा जीरो। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। और ए कॉमा जीरो है तो क्या कह सकता हूं मैं कह सकता हूं कि भाई मेरी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस का a। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू प्लस का a। आई थिंक बात समझ में आई होगी। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसी और से नहीं आती, बस इस पॉइंट से आती है। इस पॉइंट को लिख सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम इसको लिखते नहीं है, हम लिखेंगे सिर्फ एक्सिस के रेस्पेक्ट में, दैट इज x इज इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मैं जैसा कर्व लिखाऊंगा वैसे ही मैं आपको इक्वेशन में लिखाऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, वो क्या है कि भाई इवन पावर किसकी है, इवन पावर एक्स की है, मतलब मेरा कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। याद रखना, जो सिमेट्रिक है वो मेरा वाई एक्सिस के अबाउट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर इतना पार्ट मैं मिटा भी दूं तो इसको कॉपी करके इधर रख दूं तो मेरा एग्जैक्ट सेम टू सेम आ जाएगा, बिल्कुल 110% सेम ओरिजिनल। ठीक है, तो इस केस में याद रखिएगा इवन पावर एक्स की है तो मेरा कर्व वाई एक्सिस के अबाउट कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो अपोजिट एक्सिस पर मेरा कर्व जो है सिमेट्रिक होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो कोई बात नहीं, फिर से कॉन्सेप्ट आपका वही चलेगा क्या कि भाई जितनी दूरी पे वर्टेक्स से फोकस होगा उतनी दूरी पे वर्टेक्स से आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो मैं कहता हूं इस केस में जो ए जो है, जो ए लिखा रहता है ना, ये ए जो 4 के साथ में जो ए लिखा रहता है, ये एक्चुअली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो फोकस की डिस्टेंस है फ्रॉम वर्टेक्स वो क्या है। तो इस केस में आपकी है फोकस ये रहा, और ये है आपका वर्टेक्स, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0, क्योंकि ये आपका ओरिजिन है। तो इस केस में भी वर्टेक्स आपका 0,0 हो गया। और एक चीज और देखो, ठीक है, एक चीज और देखो, मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है, एक्स और वाई मैंने जरूर बोले हैं, लेकिन आपको ये भी बोला हुआ है कि जो मेरा नाभि लंब होता है वो एक्चुअली क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या फिर ऐसे वेरिएबल जिसकी पावर ऑड हो उसका कोफिशिएंट। ठीक है, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है कि पूरी इक्वेशन के अंदर जिस भी वेरिएबल की पावर ऑड हो उस ऑड वाले वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट ले लो, वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभि लंब की लंबाई को प्रदर्शित करेगा। तो इस केस में मेरा नाभि लंब क्या हो जाएगा, 4a, क्योंकि y कैसा है, ऑड पावर वाला है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो जाएगा आपका 4a। ठीक है ना, नाभि लंब क्लियर हुआ होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। और बाकी कॉन्सेप्ट सेम है कि भाई वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस अगर मेरा a है, ठीक है, ये मेरा a डिस्टेंस है, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, या डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी a हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट आपका देखा जाए तो लगभग लगभग नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ गया। तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर क्या होगा, 0, माइनस का a, यही तो पॉइंट होगा ना। तो अगर आप देखो, ठीक है, इस फोकस का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, तो माइनस का a,0 हो जाएगा। भाई x इसको लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस a, लेकिन मुझे बात करनी है एक्सिस पर। इस केस में आपकी जो एक्सिस है वो एक्सिस हो जाती है क्या, एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस। ठीक है, तो जिस भी एक्सिस पे मेरा पैराबोला बन रहा होगा वही मेरी एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगी, ऐसी आप मेरी बात याद रखेंगे। तो मेरा जो
नाभि है वो 0, a हो जाएगा और मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा क्या कि y, ठीक है, x नहीं y, ठीक है, ये देखो y इज इक्वल टू माइनस का e, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करता हूं अपने लास्ट और आखिरी, वो क्या है भाई, इसमें भी देखो ये क्या है मेरा वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 4a, सेम रहा, माइनस है, माइनस इतना सा दर्शा रहा है कि भाई आपका जो ओपन है पैराबोला का मुंह वो किधर है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन किया हुआ है, बस इतना सा रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, ये डिस्टेंस मेरी क्या है a है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0, माइनस a, ठीक है, 0, माइनस ए, और इतनी डिस्टेंस ए है तो ये इतनी डिस्टेंस भी ए होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0, दैट इज y इज इक्वल टू ए, मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। आई थिंक आपको ये टेबल समझ में आई होगी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ पॉइंट मैं आपको पहले लिखा के आया हूं, वो क्या है, पैराबोला का सेंटर जो है, ठीक है, पैराबोला का सेंटर कहां होता है, वो होता है आपके इन्फिनिटी पर। इससे फर्क नहीं पड़ता है भाई कौन सा टाइप का पैराबोला है, कोई फर्क नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ये भी था, असमटूथ ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक है, अनंत स्पर्शी नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है, अनंत स्पर्शी ड्रॉ नहीं की जा सकती, ठीक है। ये आपका फिक्स है, चाहे कोई सा भी पैराबोला क्यों ना हो, पैराबोला के केस में ये स्टेटमेंट आपके फिक्स है, आप मेरी बात याद रखेंगे। तीसरी बात आप ये भी याद रखेंगे कि भाई मेरा पी एस जो है इक्वल होता है किस चीज के, पी एम के, या फिर मैं कहूं कि मेरी डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, अगर मैं वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल होगा किस चीज के, वर्टेक्स एंड, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ऐसी बात आप मेरी याद रखेंगे, और ये टेबल तो आप याद रखेंगे अगर आपको पैराबोला करना है तो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अब तक हमने पढ़ा स्टैंडर्ड पैराबोला को, अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। हिंदी मुझे नॉन स्टैंडर्ड की पता नहीं, तो मैंने सिर्फ पैराबोला लिख दिया है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला की, क्या है कि आपका y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h, ठीक है। ये मेरे पास कोई एक नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है, और याद रखना इसके दो केसेस हो सकते हैं। मैंने आपको अब तक पैराबोला में एक बात बताई थी कि मैंने आपको बताया था अगर मेरा नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मेरा जो मुंह होगा पैराबोला का पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साइड में ओपन होगा, और अगर यहाँ पे माइनस आता है तो मेरा नेगेटिव एक्स एक्सेस के साइड में पैराबोला का मुंह ओपन होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो मेरी बात एक याद रखिएगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस प्रकार से एक्सप्लेन किया हुआ था, रीजन एक्चुअली आपका ये रहता है कि जो पैराबोला का शेप है वो इस बात पर निर्भर करता है कि ए की वैल्यू कैसी है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ठीक है ना, ए पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, और ए नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। तो वही मैं आपको यहाँ पर चीजें समझाना चाहता हूं। पहला केस ये है कि अगर मैं लेके चलता हूं, ठीक है, मैं मान के चलता हूं ए मेरा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, मतलब इस प्रकार का कोई इक्वेशन है, तो आप समझिए। तो अगर इस इक्वेशन की मैं कंपैरिजन इस इक्वेशन के साथ करता हूं कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेम रहा, ये हो गया मेरा एक्स, वेयर, ठीक है, वेयर y की वैल्यू किसके इक्वल है, y माइनस के इक्वल है, और x मेरा किसके इक्वल है, x मेरा x माइनस h के इक्वल है। आई थिंक इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे नॉन स्टैंडर्ड का शेप नहीं पता क्या होता है, बट इस स्टैंडर्ड फॉर्म का शेप तो पता है, इसकी तो मैं प्रॉपर जानकारी रखता आई हूं, मैं पढ़ के आया अभी अभी इस चीज को, ठीक है। तो क्या है, अगर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का कोई एक पैराबोला होता है, तो हम जानते हैं क्या, सबसे पहले कि भाई उसकी जो नाभि होती है, ठीक है,
नाभि जो उसका फोकस होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका a,0। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब ये हो गया कि भाई x जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, y किसके इक्वल है, 0 के। इम्प्लाइज दैट अगर मैं x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां से मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा कि y माइनस के, ठीक है, y माइनस के इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस h इज इक्वल टू a। फाइनली मुझे मिलता है क्या, मुझे मिलेगा क्या कि x इज इक्वल टू a प्लस h कॉमा y इज इक्वल टू k। ठीक है, ये मुझे मिल गई मेरी नाभि। नाभि क्या हो गई, यहां से लिख दूंगा मैं a प्लस एच कॉमा के, ये मुझे नाभि मिल गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अपने सेकंड पॉइंट की, वो क्या होता है भाई, मुझे ड्रॉ करने के लिए मुझे मेरा वर्टेक्स भी तो चाहिए होगा। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ठीक है, मुझे शीर्ष भी चाहिए होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का शीर्ष क्या होता है भाई, 0,0 होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा कि x इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू k। तो मेरा जो वर्टेक्स है या फिर मैं कहूं न्यू वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा मेरा h, k। ठीक है, ऐसे ही मुझे तीसरा पॉइंट चाहिए होगा, वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, नियता वो क्या होती है, इस केस में बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में माइनस का a कॉमा 0 होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू माइनस का a कॉमा y इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा कि x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का a प्लस का h कॉमा y इज इक्वल टू k। तो मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो किस पॉइंट पे हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा माइनस का a प्लस एच कॉमा के। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो इतनी जानकारी के आधार पे अब हम फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। आइए देखते हैं कैसा होता है। x माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस एच का फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। ये मेरी x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, अब मैं एक काम ये करता हूं, सबसे पहले एक पॉइंट लेता हूं h कॉमा के। आपकी मर्जी, कहीं पर एक पॉइंट आप h कॉमा के ले लो। मैंने माना कि भाई मेरा जो पॉइंट है वो h कॉमा के कहां पर है, यहां पर है। ये क्या है, h कॉमा के। ठीक है ना, h कॉमा के पॉइंट है। तो एक बात बताओ, a प्लस एच कॉमा के कहां होगा, तो इससे a दूरी पर h कॉमा a प्लस एच कॉमा a भी रहा होगा। ठीक है, तो मैं इससे a दूरी a ले लेता हूं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है कि a प्लस एच कॉमा के। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी a है। एक्चुअली ये क्या है, ये आपका फोकस है और ये क्या है आपका वर्टेक्स। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो एक चीज देखो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है। h में से अगर मैं इस सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, h में से मैं इस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे इधरी साइड पे मिल जाएगी। तो एक बात आप जानते हैं, एक बात आप जानते हैं, अगर ये वर्टेक्स और ये मेरा फोकस है तो इसका फिगर जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेरी लाइन होगी इन दोनों को मीट कराती हुई वो क्या हो जाएगी, मेरी एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये लाइन मेरी हो जाएगी। आई थिंक आपको फिगर समझ में आया होगा। और अगर मैं देखूं कि h प्लस ए मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, तो h माइनस ए मेरा पॉइंट कहां पर होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर एक चीज देखते हैं हम, तो h में से अगर हम a को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मान लेते हैं कि हमारा यहां पर आ जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा माइनस का a प्लस का h कॉमा k। ठीक है, और एक चीज आप और देखो, इस केस में आपका शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है, h कॉमा के है। तो याद रखना आपका ओरिजिन ये काम का नहीं है, बल्कि काम का क्या है, ये वाला। ठीक है, ये है आपका वर्टेक्स और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉमा के। तो ये हो गया इसका डायग्राम।
और बात करें हम नाभिलंब की, तो नाभिलंब आपका 4 ही होगा। ऐसे ही मैं बाकी के बचे हुए 3 केसेस को भी कर सकता हूं। तो मैंने सिर्फ एक एक्सप्लेन करना था, क्योंकि क्वेश्चन आपका मोस्टली y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h से ही पूछा जाता है। चलिए हम बात करते हैं कुछ और नए पॉइंट के बारे में, जो कि है आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड हम पढ़ चुके। हम बात करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ या पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, प्राचलिक समीकरण परवलय के, वो क्या होते हैं आइए समझते हैं। तो एक चीज देखो, हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का कोई पैराबोला हुआ करता था। कुछ कुछ इस टाइप का फिगर मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये पॉइंट मेरा रहा करता था फोकस, ऐसे डिनोट था a,0 कोऑर्डिनेट थे, ये मेरा 0,g, ठीक है 0,0 था, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था मेरा माइनस का a,0, यही तो था ना मेरा। तो मैंने कहा कि भाई पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, एक काम आप ये करें कि एक कोई पॉइंट यहां से इस प्रकार से ले ले, ठीक है पॉइंट P। तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, अगर मैं x को y कहता हूं, तो मैं अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो याद रखना x की वैल्यू होती है क्या, at स्क्वायर, t कोई भी एक पैरामीटर है, और y की वैल्यू होती है 2at। ठीक है, तो जो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, at स्क्वायर 2at। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आप इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। और ये कैसे है, अगर एक चीज देखो x और y से मैं t को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या फाइनली, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, और मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, वो क्या है कि अगर, ठीक है फोकल कॉर्ड के बारे में बात करता हूं, एक कोई फोकल कॉर्ड है मेरे पास। फोकल कॉर्ड मतलब एक ऐसी कॉर्ड, एक ऐसी जीवा जो आपकी फोकस से पास हो रही है, उसको क्या कहूंगा मैं, फोकल कॉर्ड कहूंगा। तो आपने एक चीज देखा कि मैं अभी जस्ट पी के कोऑर्डिनेट निकाल के लेके आया था, क्या आए थे मेरे, 80 स्क्वायर 280। ठीक है, 80 स्क्वायर 280 अगर इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं, और इस ये पॉइंट मेरा क्यू है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं क्या, कि 2 ए टी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2 लगाऊंगा, कॉमा 2a t2। ठीक है, और इसके मैं 1 लगा देता हूं। तो एक रिलेशन निकल के आता है, वो क्या होता है कि T1 इंटू T2 की जो वैल्यू है वो होती है किस चीज के, -1 के। डायरेक्ट रिलेशन आपसे पूछा गया है, सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन भाई मेरा काम है आपको मेंस के हिसाब से सॉल्व करवाना, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग कराऊंगा, लेकिन मुझे जितना एक्सप्लेन करना था प्राचलिक बिंदु, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड के बारे में, मैं आपको बता चुका। आप चाहो तो इतना सा याद कर लो और आगे चले जाओ। लेकिन अगर कहीं आपसे एग्जाम में, बोर्ड में तो बहुत पूछा जाता है कि T1 T2 इज इक्वल टू -1 प्रूव कीजिए, वेयर 80 स्क्वायर 280 कोई भी एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है किसी पैराबोला के, तब। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, आइए देखते हैं। तो मैंने कहा कि लेट पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड। ठीक है, पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड सच डेट, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है ए T1 स्क्वायर 2a T1, एंड पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, ए T2 स्क्वायर 2a T2। ठीक है ना। और मैं एक बात कहता हूं भाई, ये पी क्यू जो मेरा फोकल कॉर्ड है, इस पे कहीं पर भी एक कोई जनरल पॉइंट में ले लेता हूं क्या, x, y। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको r ले लेता हूं, कोई भी एक जनरल पॉइंट ऑन फोकल कॉर्ड मैंने ले लिया r, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। सिंस r x, y भी एनी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कंसीडर्ड, कोई था नहीं, हमने कंसीडर किया है,
कंसिडर्ड ऑन पी क्यू। ठीक है, तो एक चीज देखो आप, मैंने एक पॉइंट आर लाइन पी क्यू या फिर कॉर्ड पी क्यू के ऊपर कंसीडर किया, तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता कि स्लोप, ठीक है, कि स्लोप ऑफ पी आर, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन पी आर मेरा इक्वल होगा किस चीज के, स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है ना। अरे पी क्यू लाइन का एक थोड़ा सा भाग ले लिया मैंने, कह दिया भाई दोनों की स्लोप बराबर है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों एक ही तो लाइन है, एक ही लाइन का कह दिया, एक पूरी लाइन और उसका छोटा सा टुकड़ा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अरे बिल्कुल होंगे, है तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने पी क्यू की कंपेरिजन कर दी पी आर के साथ में, क्या किया, पूरे हिस्से का आधा हिस्से के साथ कंपेरिजन कर दी, तो हुआ तो मेरा पैरेलल ही ना। बस मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं इसको प्रूव करने के लिए। तो स्लोप ऑफ पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ द पी आर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा कि वाई माइनस का 280, ठीक है, यहाँ पे वन लगा लीजिएगा, माइनस के वाई माइनस 2a t1 डिवाइडेड बाय x माइनस a t1 स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, आपकी स्लोप ऑफ द पी क्यू। ठीक है, स्लोप ऑफ द पी क्यू क्या हो जाएगा कि 2a t2 माइनस का 2a t1 डिवाइडेड बाय a t2 स्क्वायर माइनस का a t1 स्क्वायर के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और एक चीज आप मेरी देखो, ठीक है, मैं इसको कॉपी करके आगे ले चलता हूं जिससे आपको समझने और समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, वो क्या कि भाई आर मेरा जो है, ठीक है, आर मेरा जो है वो मेरे पी क्यू लाइन के ऊपर भी तो है। ठीक है, स्लोप कॉर्ड पी क्यू के ऊपर ही तो है, और कॉर्ड पी क्यू के ऊपर है मतलब मेरा जो कॉर्ड पी क्यू है वो कहीं ना कहीं एस से पास हो रहा होगा। तो मैं अगर आर की जगह पे एक्स कॉमा वाई की जगह पे ए कॉमा जीरो पुट कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है। आर तो मेरा एक जनरल पॉइंट था, तो जनरल पॉइंट तो मेरा ए कॉमा जीरो भी हो सकता है। मैं इसको यहाँ पे पहले कॉपी कर लूं, यहां से मैं लिखूंगा क्या, पुटिंग x इज इक्वल टू ए कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मेरा r जो है फोकस से पास हो रहा है। ठीक है ना, r मेरा फोकस से पास हो रहा है, तो मैं पुट करता हूं तो पाऊंगा क्या कि माइनस का 2a t1 इज डिवाइडेड बाय a माइनस का a t1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2a मैंने कॉमन ले लिया t2 माइनस t1 एंड इज डिवाइडेड बाय, मैंने नीचे से a कॉमन ले लिया, बचा क्या t2 माइनस। ठीक है, और एक चीज आप देखो, ए से ए मेरा कैंसिल आउट, इस टू से मेरा टू कैंसिल आउट। अगर मैं एक काम करूं, यहां से नीचे से कॉमन ले लेता हूं ए, तो मैं पाऊंगा क्या, माइनस का ए टी वन डिवाइडेड बाय ए टाइम्स वन माइनस टी वन स्क्वायर। ठीक है, इक्वल होगा किस चीज के, टी टू माइनस का टी वन एंड इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन कर दू तो पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा टी टू माइनस का टी वन एंड मल्टीप्लाई बाय टी टू प्लस टी1। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो मेरे कैंसिल हो गए, ए से ए कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं आपस में, पाऊंगा क्या कि माइनस का टी1 टाइम्स टी2 प्लस का टी1 इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल होगा वन माइनस टी1 स्क्वायर। ठीक है, तो डेट इज माइनस का टी1 टी2 माइनस का टी1 स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, वन माइनस टी1 स्क्वायर के। टी1 से टी1 चला गया, बच्चा मेरा क्या कि माइनस का टी1 टी2 इक्वल हो जाएगा किस चीज के, वन के, या फिर मैं कहूं कि मेरा टी1 इंटू टी2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस के वन के। तो ये एक्चुअली आपका प्रूफ कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और हो सकता है कि आपके मेंस में भी पूछ लिया जाए। तो यहां से अब मेरी एक बात आप समझो, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जरूर समझ लीजिएगा। यहां तक आप बने हैं वीडियो में तो आगे भी आप बने रहे, कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाऊंगा। मैंने बोला क्या, लेट, ठीक है, मैंने बोला लेट T1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो मेरा पॉइंट P क्या हो जाएगा, पॉइंट P मेरा हो जाएगा, आइए देखते हैं। मैंने T1 की जगह पे T पुट कर दिया, ये था मेरा A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक है, तो क्या था मेरा ए टी स्क्वायर कॉमा 2A T, क्यों, T1 की जगह मैंने T पुट कर दिया, तो अगर मैं T1 की जगह यहाँ पे T पुट कर देता हूं तो T2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस का वन अपॉन टी के,
क्यों? क्योंकि मैंने T1 पुट कर दिया किसी के T के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पॉइंट Q मिल जाएगा। पॉइंट Q मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से कि a/t² कोमा माइनस का 2a/t। आई थिंक आपको पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्लियर हुए होंगे और ये एक्चुअली आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये आप बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो अब मैं आपको इसमें कराने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। वो क्या है? दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं जो मैं आपको यहां पर लिखाऊंगा। वो क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पैराबोला का इक्वेशन आपको गिवन है कुछ इस प्रकार से कि y², ठीक है, -2y, ठीक है, माइनस का 12x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक पैराबोला है। तो मैं आपसे कहता हूं क्या कि भाई आप एक काम करो, यहां से आप फाइंड आउट करो वर्टेक्स कॉमा फोकस, ठीक है, कॉमा लेटस रेक्टम, वो भी आपका विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेटस रेक्टम वो भी आपका विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर आपको बिना फॉर्म बनाए हुए, फॉर्म बनाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फॉर्म बनानी नहीं है, डायरेक्ट निकालो आप वर्टेक्स फोकस और लेटस रेक्टम। कैसे निकालोगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, वो क्या, कि जिस भी वेरिएबल की पावर इवन है, शब्द सुनो, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, क्या करेंगे आपको, ठीक है, मेक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर वेरिएबल, ठीक है, मतलब मेक कोफिशिएंट 1 ऑफ इवन पावर वेरिएबल, मतलब जिस भी वेरिएबल की पावर इवन है उसका कोफिशिएंट 1 बना लो, पहला स्टेप। हाँ जी, मैं देखता हूं यहां पर मेरा क्या है, y² है, हाईएस्ट पावर इवन पावर, उसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो बस इतना सा काम कर लो। तो ठीक है, अब सेकंड बात क्या आती है, आप एक काम करो कि जितनी भी आपकी इवन पावर है उसका, इस इक्वेशन का उसी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, क्या करना है आपको, आप यहां से डेवर, ठीक है, अगर मैं इसको fx से लिख दूं, ठीक है, तो आप एक काम ये करेंगे कि भाई इस जो पूरी इक्वेशन है, इसमें जो आपका इवन पावर वाला वेरिएबल है, तो पूरी इक्वेशन का उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, वो भी पार्शियली। ठीक है, तो डेवर ओवर डेवर वाई ऑफ y² माइनस का 2y माइनस का 12x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इतना सा काम कर दो। ठीक है, करते हैं, पाएंगे क्या, हम पाएंगे कि 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको मिल गया ना, y इज इक्वल टू 1। इस y को उठा के यहां पुट कर दो, ये मेरा थर्ड स्टेप रहेगा। थर्ड स्टेप क्या है कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे मिलेगा क्या कि 1 माइनस का 2 माइनस का 12x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं हमें मिलेगा क्या कि माइनस का 12, ठीक है, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 11 माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। डेट इज यहाँ से मिलता है मुझे क्या, x इज इक्वल टू माइनस का 1। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो इन तीन स्टेप के बाद आप लिख सकते हैं कि मेरा जो मेरा वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा कि माइनस का 1,1। ठीक है, माइनस का 1,1, ये आपका वर्टेक्स निकल के आ गया बिना किसी फॉर्म बनाए हुए। फॉर्म बनाने में जितनी देरी लगेगी उतनी देरी में आप उसका वर्टेक्स निकाल देंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूं किस चीज की, बात करता हूं अपने लेटस रेक्टम की, नाभिलंब की। ठीक है, लेटस रेक्टम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। बहुत सिंपल है लेटस रेक्टम को निकालना। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टेप है, समझिएगा।
ये 3 स्टेप किस चीज के लिए थे? ये 3 स्टेप थे आपके वर्टेक्स निकालने के लिए। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। वर्टेक्स आप निकालना सीख चुके होंगे। अब मैं बात करूंगा किस चीज की? लेटस रेक्टम मतलब नाभिलंब की। तो भाई आप इतना ऐसा करें कि भाई जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर को 1 बना लो। उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सिंगल पावर वाला, ठीक है, ये आपका y में इक्वेशन है, y स्क्वायर है। तो जो अपोजिट वेरिएबल है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, देखो कोफिशिएंट ऑफ x लिख दो किस चीज के इक्वल? 4a के इक्वल। ठीक है, तो 4a इक्वल है किस चीज के मेरे? माइनस के 12 के। तो एक चीज आप यहां से देखेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल? माइनस का 3। तो थोड़ी देर को आप a की वैल्यू -3 होगी, इसको इग्नोर करो। आप देखो क्या कि अगर मैं यहां से 4a क्या है? मेरा एक लेंथ होती है। तो अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ 4a देखूं जो कि मेरी इक्वल होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वल हो जाएगा किसी इसके? 12 के। तो माइनस और प्लस से तो मतलब ही नहीं है, लेंथ में क्या माइनस और क्या प्लस। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जैसा है वो अपने आप में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के इक्वल होगा, 4a के इक्वल होगा। तो यहाँ से लेटस रेक्टम मिल जाता है 12। ठीक है, ए मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे उसका यूज करना था, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन बस आप लेटस रेक्टम समझ लो। लेटस रेक्टम मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मेरा इक्वेशन वाई स्क्वायर में है। ठीक है, अगर मेरा इक्वेशन वाई स्क्वायर में है और अगर मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर में होता तो कोफिशिएंट ऑफ वाई मेरा लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करता। आई थिंक आपको लेटस रेक्टम समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं किस चीज की? फोकस की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किस चीज की? फोकस की। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो एक काम आप ये करें, ठीक है, इसमें आपने जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था वो वाला कोफिशिएंट जहां से मिला था वो वाला कोऑर्डिनेट एज इट इज रख दो। कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन आपने किसके रेस्पेक्ट में किया? डिफरेंशिएशन आपने y के रेस्पेक्ट में किया, तो आपको वर्टेक्स मिला माइनस का 1,1। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या मिला? यहाँ पे लिख लो। आपको मिला क्या? कि माइनस का 1,1। यही तो मिला ना। और ये वाला वन आप कैसे पाए थे? आप ये पाए थे डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करके पाए थे तो भाई आप इसको छूने का नहीं है, ये जैसा है सेम बना रहेगा। मेरी बात आप याद रखिएगा, उसको नहीं छुएंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करने का है, वो डिफरेंशिएशन से आया है। बाकी जो दूसरा बचा उसको डिस्टर्ब करेंगे कैसे? आप एक काम कर दो कि भाई इसमें से ए को घटा दो खाली, बस हो गया आपका फोकस। ठीक है, आपका फोकस हो गया। तो इस केस में आपका फोकस आ जाएगा कि माइनस का 1 माइनस माइनस का 3, ठीक है, कॉमा 1। आगे सॉल्व करता हूं, पाऊंगा क्या? ये हो जाएगा मेरा माइनस का 1 प्लस का 3 कॉमा 1। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं, पाऊंगा क्या? कि 2 कॉमा 1 हो गया। ठीक है, तो आपका फोकस आ जाता है 2,1। आई थिंक आपको लेटस रेक्टम, वर्टेक्स और फोकस समझ में आए होंगे। और अगर समझ में ना आया हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 12y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको वाई स्क्वायर वाला कराया था, अब मैं आपको एक्स स्क्वायर वाला कराता हूं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? निकालना आपको वही है, लेटस रेक्टम, फोकस एंड वर्टेक्स। तो पहला स्टेप आपका वही रहेगा कि भाई आप कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर वाला जो है उसको 1 बना लो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ऑलरेडी 1 है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहला वाला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका करूं तो मैं पाऊंगा क्या? कि 2x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। और तीसरा स्टेप था कि x इज इक्वल टू 0 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या? मैं पाऊंगा 0 प्लस 12y माइनस का 72 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y की वैल्यू हो गई 72। तो मेरा जो वर्टेक्स निकल के आया, ठीक है, वर्टेक्स निकल के आया, कैसे आया मेरा? 0,6। 0 याद रखना, डिफरेंशिएशन से 0 मिला है, ये बात मेरी आप याद रखेंगे। अब मैं बात करता हूं किस चीज की? मैं बात करता हूं लेटस रेक्टम की। तो किसके इक्वल होता है? वो होगा आपका इक्वल होगा किस चीज के? कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, वो भी मॉड लगाइएगा। मैं आपको लिखाऊंगा क्या? यहां से मैं लिखाऊंगा कि 4a इज इक्वल टू 12।
ओके, माइनस का नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू निकलेगी 3। ठीक है, तो हमको चाहिए था लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम हो गया 12। ए मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया क्योंकि मुझे उसकी नीड फोकस में पड़ेगी। तो फोकस किसके इक्वल होगा, पहले आप वर्टेक्स लिख लो। ठीक है, वर्टेक्स क्या है 0,6। जीरो मिला मुझे किसी से डिफ्रेंसिएशन से, तो मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, बाकी में से मैं ए को घटा दूंगा, हो जाएगा मेरा आंसर। मतलब 0,6 माइनस 3 डेट इज 0,3 जो है मेरा फोकस हो जाएगा। बताओ, इतना टाइम अगर आप इसकी फॉर्म बनाने में लगाते, इससे पहले आपका आंसर आ चुका है। फोकस, लेटस रेक्टम और वर्टेक्स तीनों के तीनों आपके निकल चुके हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपका जितना भी, ठीक है, आपका जितना भी पैराबोला में हो सकता था वो मैंने कराया। और एक बात मैं आपको पहले ही बताया था कि जो सारे स्टेटमेंट आए हुए हैं कोनिक सेक्शन के, चाहे वो सर्किल के हो, पैराबोला के, एलिप्स के, हाइपरबोला, किसी के हो, मैं उसका वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा। सारे जो अब तक चीजें आई हुई हैं उन सभी चीजों का निचोड़ मैं एक वीडियो में आपको दे दूंगा। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला यहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ एक चीज अगर रह गई हो, मेरे माइंड से स्लिप हो गई हो, तो आप रिकमेंड कर दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इसको कमेंट एंड शेयर करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।